आप सभी का नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा यह इंटरव्यू का कारवा चलता है और अपने वादा अनुसार मैं आपको आज एक नए साहित्यकार के व्यक्तित्व के बारे में, उनसे प्रेरणा लेने के लिए और उनके व्यक्तित्व से सीखने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। तो चलिए आज हम लोग मिलते हैं जो मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए हैं, युवा साहित्यकार गोलू जी। सर आपका मंच पर स्वागत है। मैम नमस्कार सभी दर्शकों का। मैं गोलू कुमरा जी, गुना मध्य प्रदेश से। जैसा कि मध्य प्रदेश के बारे में सभी ने सुना भी है और मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल माना जाता है। और मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ लाखों की संख्या में देखने के लिए दर्शक हर वर्ष आते हैं। और एक ऐसी जगह गुना ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहाँ के किले प्रसिद्ध है, जहाँ के जो है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे गुना से आते हैं। और मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ की जो है महक सात समंदर पार तक जाती है। धनिया का नाम सुना होगा, जो जहाँ मसाले में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। हर वर्ष सात समंदर पार, हर वर्ष 200 करोड़ से ऊपर का धनिया यहाँ से जाता है। वाह, बहुत ही सुंदर सर। आपने तो बहुत सारी चीजें भी हमारी मध्य प्रदेश की चीजें सभी को बताई हैं और आप अभी युवा साहित्यकार हैं। तो सर प्रथम तो मैं ये चाहूंगी कि आप साहित्य के इतने प्रेमी हैं और इतने युवा अवस्था में आप साहित्य के प्रति इतना योगदान देते रहते हैं। तो सर ये सिलसिला किस उम्र से चालू हुआ? किस उम्र में आपको लगा कि मुझे साहित्य के प्रति आगे बढ़ना चाहिए? जी मैम, ये सिलसिला मेरा 2015 से चला है। जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तब से मेरा साहित्य की दुनिया में जो है मैंने पहली बार कदम रखा था। और मैं हमेशा से नीलोत्पल मृणाल की कविताएं और उनकी लिखी डार्क हॉर्स के बारे में भी पढ़ा है मैंने। और उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानकर मैंने साहित्य की दुनिया में कदम रखा था। और मैं आगे भी उनकी कविताएं सुनता रहता हूँ। मैं अपने मैंने उनको एक गुरु मानकर साहित्य की दुनिया में कदम रखा था। बहुत ही बेहतरीन सर। तो 2015 में आपने अपनी लेखन की शुरुआत की और आज 2024 आ चुका है, कुल 9 वर्ष होने जा रहे हैं। तो सर इस में तो आपने बहुत ही राष्ट्र स्तर पे अपनी एक नई पहचान बनाई है युवा साहित्यकार के रूप में। और आपकी हमेशा रचनाएं जो हैं वो पत्र पत्रिकाएं, किताबों में पुस्तक प्रकाशित होती रहती हैं। तो सर इसी बीच एक अपनी कविता भी प्रस्तुत करें ताकि हम और हमारे दर्शक आनंद ले सके। जी मैम, मैंने ये कविता जो मैं आप लोगों के बीच में कविता रखने जा रहा हूँ वो मेरी पहली कविता भी है जो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। कि मैं कुछ यूं बनकर आऊंगी। कविता का शीर्षक है मैं कुछ यूं बनकर आऊंगी। मैं कुछ यूं बनकर आऊंगी, प्रेम भक्ति में तप कर, कभी राधा कभी रुक्मणी बनकर। मैं कुछ यूं बनकर आऊंगी, प्रेम भक्ति में तप कर, कभी राधा कभी रुक्मणी बनकर। तेरे दिल में जगह बनाऊंगी, श्याम पिया तेरे खातिर मैं कुछ यूं बनकर आऊंगी। आओगे जो गोपेश्वर बनकर तो मैं गोपी बन जाऊंगी। आओगे जो गोपेश्वर बनकर मैं गोपी बन जाऊंगी। तेरी प्रीत को पाने को मैं जोगन मीरा बन जाऊंगी। सुनना तुम आवाज मेरी, मैं गिरधर गिरधर गाऊंगी। श्याम पिया तेरी खातिर कुछ यूं बनकर आऊंगी। और रास रचाने आना निधिवन, मैं मयूर बन जाऊंगी। तुम मुरली मधुर बजाना काना, मैं सुरबीन बजाऊंगी। सावरिया तुम ग्वाले बनना, मैं ग्वालन बन जाऊंगी। श्याम पिया तेरे खातिर मैं कुछ यूं बनकर आऊंगी। ये मेरी प्रथम रचना थी जिससे मैंने शुरुआत की थी। वाह सर, बहुत ही बेहतरीन रचना सर। और आपने अपनी पहली रचना प्रस्तुत की, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। इस 9 साल के कार्य में सर ने अपनी प्रथम रचना प्रस्तुत की है आप सबों के बीच। आपको यह रचना कैसी लगी या जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सर आपने पहले ही बताया कि आप प्रेरणा
गुरु मान के आप साहित्य के क्षेत्र में कदम रखे, आप लगातार उन्हें गुरु मान के प्रत्येक पुस्तक पढ़ते रहते भी हैं और लिखते भी हैं। तो सर इसी बीच मेरा एक प्रश्न है कि ऐसा कोई जी विद्यार्थी जो साहित्य के क्षेत्र में आना तो चाहता हो, मगर उसके घर के हर एक सदस्य जो हो वो नौकरी में हो। तो वो बच्चा जी किन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान के साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और अपनी कविताएँ लिख सकता है? जी मैम, ऐसे बच्चों को सर्वप्रथम ऐसे बच्चों को हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ना चाहिए। और ऐसे माहौल में जाना चाहिए जहाँ हिंदी का वातावरण हो, या जहाँ की जो है ऐसे किसी भी साहित्य में की दुनिया में या किसी में उसमें भी कदम रखने से पहले किसी को गुरु मानना पड़ता है। जैसे मैंने भी नीलोत्पल मृणाल को गुरु माना, हालांकि उनसे कहीं से कहीं तक मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो सबसे पहले तो किसी को गुरु बनाओ, तो एक ऐसे व्यक्तित्व को गुरु बनाओ जिसकी रचनाएं एक अच्छे स्तर की हो, और अपने परिवार के लोगों को रचना जब लिखो तो अपने परिवार के लोगों को सुनाएं, और परिवार के लोगों को भी जब कोई प्रथम रचना लिखता है तो इतना अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब लिखे और सुनाए तो प्रोत्साहन करना चाहिए परिवार वालों को उसके लिए कि नहीं नहीं अच्छा लिखा है। बिल्कुल सर। तो सर ने बहुत ही प्यारी बातें आप सभी को बताई है कि अगर आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अपने अपने लेखन के अनुसार आपकी इच्छा जिसमें भी हो, चाहे आप गज़ल लिखना चाहें, छंद लिखना चाहें, दोहे लिखने चाहें, कहानी लिखना चाहें या कविता लिखना चाहें, हर श्रेणी के हमारे लेखक एवं लेखिकाएँ हैं। आप देश भर की किसी भी लेखक एवं लेखिकाओं को अपना प्रेरणा मान सकते हैं और उन्हें प्रेरणा मानते हुए उनकी पुस्तकों को, उनकी रचनाओं को पढ़ें और पढ़ के अपनी भावनाओं को लेते हुए एक रचना लिखें और उन्हें परिवार के सामने प्रस्तुत करें। जब आप अपने परिवार के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो वो खुद ही आपको बताएँगे कि आपकी रचना कैसी है और परिवार वालों से सर का भी निवेदन है और मेरी भी है कि आपका बच्चा जैसा भी कविता लिखे, आप उसे प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो और अच्छी की कविता लिख सके। तो बहुत ही बेहतरीन सर आपने बताया है। जी, इसी तो बीच में सर आपको जी इसी बीच में आपको अपने गुरुजी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, नीलोत्पल मृणाल, उनकी 4 पंक्तियाँ रखना चाहता हूँ, जिसमें हिंदी का इस्तेमाल किया, ज़्यादा बाहर की मतलब लोकल लैंग्वेज है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें बाहर का। तो उसी को लेके मैंने बोला हूँ कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, दान गेहूं सरसों वाले हरे हरे खेत रख लो एक बेल भैया हल से बांध के, दुअरे पर गाय कड़ी हो चारा कैसान के, वाह पूछेगा सर जो कोई तो उसको बताओ, आने वाली पीढ़ियों को चलकर दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। वाह तो सर ये कविता एक ऐसी कविता है, मैंने सुना है इसके बारे में, ये कविता एक ऐसी कविता है जिसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट शब्दों को नहीं लिया गया है। तो ऐसी ही कुछ कविताएं लेके छोटे बच्चे या कोई भी मतलब आसपास के माहौल को देखकर भी कविताएं बना सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए सर ने इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत भी की है अपने गुरुजी की, तो आप उसी तरह से अपने सबसे पहले अगर आप कविता लिखना शुरुआत कर रही हैं, तो सर ने अभी बताया आप सभी को कि आस-पास के वातावरण को लिखें, कि बरसात हो रही है तो बरसात के प्रति अगर आपको प्रेरणा मिल रही है तो आप उसके प्रति लिखिए। ज़्यादातर जो होते हैं आज के युवा पीढ़ी अगर सर बात करें, तो वो प्यार से ज़्यादा शुरुआत करते हैं, प्यार की जी गीता जी एक कहानी, है ना? तो जी उस पे आप क्या सजेशन देना चाहें अगर कोई बच्चा है जिनको अगर प्यार से ही अगर शुरुआत करनी हो, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? प्यार से शुरुआत करने के लिए तो माता पिता से भी प्यार करते हैं बच्चे, तो क्यों ना माता पिता पे लिखी जाए बिल्कुल। प्यार माता। जी, तो शुरुआत पहले माता से ही की जाए। सब लिखते हैं, लेकिन सब अपने अपने प्यार के लिए लिखते हैं, तो मैंने भी लिखी थी माता के लिए, तो मैं बोलना चाहूंगा।
बच्चों को अपने प्यार के लिए अगर लिखना चाहिए तो माँ से शुरुआत करना चाहिए। तो मैंने भी कुछ माँ के लिए लिखा है कि प्रथम शिक्षा दे करके माँ तुमने ये उपकार किया। प्रथम शिक्षा दे करके माँ तुमने ये उपकार किया, चंद्रशेखर और भगत बनाकर तुमने जग से तार दिया। कि प्रथम शिक्षा देकर के माँ तुमने ये उपकार किया, चंद्रशेखर और भगत बनाकर तुमने जग से तार दिया। और अलग अलग रूपों में माँ बच्चों को अपने प्यार किया, रखा हाथ सर पे तुमने, माँ ने सबसे दुलार किया। कि तूने माँ जीवन दिखलाया, तुझको मैं क्या दिखलाऊं। कि तूने माँ जीवन दिखलाया, तुझको मैं क्या दिखलाऊं। जीवन साथ अगर ले लूं धरती पर, फिर भी ना कर्ज चुका पाऊं। जीवन साथ अगर ले लूं धरती पर, फिर भी ना कर्ज चुका पाऊं। और माँ तेरी ममता के आगे सब कुछ फीका फीका है। कि माँ तेरी ममता के आगे सब कुछ फीका फीका है। और सब कुछ भूल गया माँ में भी, जब से माँ कहना सीखा है। कि तेरी ममता के कि माँ तेरी ममता के आगे सब कुछ फीका फीका है। सब कुछ भूल गया मैं भी, जब से सीखा है। और देख लिया मैंने जग सारा, माँ के सिवा कोई भी नहीं प्यारा। और कपूत हुआ जो बालक, वह भी तेरी आंख का तारा। तो ये छोटी सी कविता थी आप लोगों के बीच माँ की। जो कोई भी बच्चा अगर लिखना चाहे, माता पिता बहन, जरूरी नहीं कि कोई अपनी प्रेमिका के लिए लिखे। प्रेम आसपास बच्चों से प्रेम होता है, माता से, पिता से, भाइयों से। तो मैंने अपनी जैसे आसियाना का मैंने परिचय में जिक्र भी किया था कि मैंने आसियाना बुक लिखी। तो उस बुक में मैंने माता पिता भाई हर व्यक्तित्व का जिक्र किया है, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो। बिल्कुल। तो सर ने ये बताया है आप सभी को कि प्यार जो शब्द है वो किसी से भी हो सकता है, जरूरी ना हो कि आपके प्रेमिका ही के प्रति हो, आपके माँ-बाप, आपके परिवार हर एक सदस्य से हो सकता है। तो सबसे अगर आप लिखने की शुरुआत करना चाहें, तो आप अपने है ना, जो आपके रिश्ते हैं वहाँ से शुरुआत करें। क्योंकि आप अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी माँ आपको किस तरह से प्यार करती है, कैसे-कैसे उन्होंने बड़ा किया, आपके पिता कितना संघर्ष कर रहे हैं, आपके भाई आपके कैसे प्यार करते हैं, आपको पीटते भी हैं तो कैसे पीटते हैं। तो उस अंदाज को आप अगर अपनाते हैं, क्योंकि वो आपकी दैनिक जीवन में प्रतिदिन होती है, आप अपने परिवार के सदस्य के साथ हर एक दिन बिताते हैं। तो जो दिनचर्या आप उन्हें ही आप कविता या कहानी का रूप देंगे, तो वो एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि होगी और शुरुआत होगी। तो इसी तरह से सर ने उनको ये संदेश दिया, बहुत ही बेहतरीन सर। और सर इतना ज़्यादा सभी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। तो सर आप खुद भी युवा हैं और आज के जो भागम-दौड़ में अगर देखा जाए, तो एक लड़के पे है ना, उसको सर पे शुरू से रहता है कि उसे घर की ज़िम्मेदारियों को सँभालना है। आगे चल घर की जिम्मेदारी जी, मेरे साथ भी घर की जिम्मेदारियां, मैं टेंट का काम करता हूँ। जिस तरह सबकी आवश्यकता होती है जीवन संचालन के लिए, तो मैं भी करता हूँ। कविता बहुतों को रोटी देती है, लेकिन सबको रोटी देती है जरूरी नहीं है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत सुंदर संदेश। बिल्कुल, तो सर ने जी सर। उसी बीच समय निकालकर कहाँ से शब्दों को निकाला जाए, कहाँ किस माला में पिरोया जाए, तो उसके लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। जब ऐसे माहौल में हो, जब सर कंधों पे बोझ हो, तो ऐसे माहौल से अच्छी कविताएं निकालना एक मुश्किल भरा काम हो जाता है मैम, मुश्किल भरे हो जाता है। तो एक अच्छी पंक्तियां निकाल आप लोगों के बीच में लाया हूं। तो उसी बीच में माहौल वो आजकल का माहौल चल रहा है, देश प्रथा का काफी चल रहा है। तो आप लोगों के बीच एक कविता लाया हूं सभी दर्शकों के लिए, कि सुनिएगा मैम। कि अच्छा होता बचपन में ही मुझको मार दिया होता। एक दहेज से पीड़ित बेटी बोल रही है अपने को कि अच्छा होता बचपन में ही मुझको मार दिया होता, खोद के गड्ढा पेड़ के नीचे मुझको गाड़ दिया होता। कि अच्छा होता बचपन में ही मुझको मार दिया होता, खोद के गड्ढा पेड़ के नीचे मुझको गाड़ दिया होता। झूठी दुनियादारी ने ना झूठा प्यार किया होता, साथ में मुझको रख करके ना मुझ पर वार किया होता।
झूठी दुनियादारी ने ना झूठा वार किया होता, साथ में मुझको रख करके ना मुझ पर वार किया होता, और प्यारे भैया मुझ बहना को खुद से ना दूर किया होता, तो तिल तिल कर मरने को ना मुझको मजबूर किया होता। तो तिल तिल कर ना मरने को मुझको मजबूर किया होता, और कि माँ बाबा शादी से पहले सोच विचार किया होता। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि किसी भी बहन या बेटी को शादी से पहले सोच विचार के ही उसकी शादी की जाए, तो उनके लिए कि माँ बाबा शादी से पहले सोच विचार किया होता, हाथ थमाने से पहले ही सब कुछ जांच लिया होता। माँ बाबा शादी से पहले सोच विचार किया होता, हाथ थमाने से पहले ही सब कुछ जांच लिया होता। कुप्रथा से बसीबूत दहेज का बहिष्कार किया होता, जिगर के अपने टुकड़े का न व्यापार किया होता। जिगर के अपने टुकड़े का न व्यापार किया होता, और दहेज के लोभी इंसानों को उस समय लताड़ दिया होता। दहेज के लोभी इंसानों को उस समय लताड़ दिया होता, तो आज तुम्हारी बेटी पर न अत्याचार किया होता। तो आज तुम्हारी बेटी पर न अत्याचार किया होता, और न सहती मैं दहेज की पीड़ा, न सहती मैं दहेज की पीड़ा, न दुर्व्यवहार किया होता। न सहती मैं दहेज की पीड़ा, न दुर्व्यवहार किया होता। होती पापा के अंगना तो सबने प्यार किया होता। होती पापा के अंगना तो सबने प्यार किया होता, और मर जाती मैं पेट के अंदर एक छोटा सा वार किया होता। कि मर जाती मैं पेट के अंदर एक छोटा सा वार किया होता, अच्छा होता बचपन में ही मुझको मार दिया होता। बेटी को भी बेटे सा अधिकार दिया होता, मजाल किसी की बेटी पर न यूं अत्याचार किया होता। मजाल किसी की बेटी पर न यूं अत्याचार किया होता। तो एक ये सुंदर सी रचना आप लोगों के बीच प्रस्तुत की है। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन आपकी रचना रही सर, और बहुत ही सुंदर संदेश आपने दहेज के प्रति बताई। एक बेटी के शब्दों को आपने है ना बताया है सभी के सामने, एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी एमएस केसरी पब्लिकेशन में आते हैं इंटरव्यू देने, वो खुद में ही कोहिनूर होती हैं। उनकी व्यक्तित्व को जान के, उनकी रचनाओं को सुन के आपको खुद ही अंदर से बहुत सारी प्रेरणा मिलेंगी। और सर ने अपनी जी अभी रचनाएं की है, जी एक अलग ही है, एक अलग ही संदेश है। तो वो सर की जी व्यक्तित्व को निखारता है। और सर ने बताया जी कि सर के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आवश्यकताएं किन्हीं की नहीं होती हैं। उन जी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सर साहित्य में इतना ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो सर जी हम ये कहना चाहेंगे कि आप आज के जो युवा पीढ़ी है, जी जो ये कहते हैं कि मेरे सर पे तो बहुत कंधे हैं, मतलब मेरे तो बहुत जिम्मेदारी है, मुझे अपनी बहन की शादी करानी है, अपने घर संभालना है, मैं इन सब में कैसे योगदान दूं, मुझे तो समय ही नहीं मिलता। तो उनको आप क्या सजेशन देंगे, क्योंकि आपने इस चीज को 9 साल में आपने साहित्य में बहुत सारे मंचों पे अपनी प्रस्तुति दी है, साहित्य के जी क्षेत्र में जी लगातार योगदान दे रहे हैं, और अपने घर की भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो इस बीच हमारे युवा पीढ़ी को संदेश दे सर। जी मैम, जैसा कि आपने कहा है कि परिवार के ऐसे माहौल में जब जिम्मेदारियां कंधों पर होती है, तो कैसे अपना साहित्य के क्षेत्र में कैसे अपना योगदान दे। बिल्कुल तो जी, तो ऐसे में साहित्य के क्षेत्र में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में कि अ, क्यों ना अपने आसपास के वातावरण को देखकर ही कविताएं, पोइट्री, शायरी, गजल बनाई जाए। परिवार के वातावरण में भी बहुत सी ऐसी रचनाएं निकल कर आती है कि जिसकी अपन उम्मीद नहीं कर सकते मैम। बहुत सी ऐसी ऐसी कविताएं, शायरियां, ऐसी गजल निकल के आती है जिनकी अपन उम्मीद नहीं कर सकते। तो क्यों ना ऐसे लोगों को शुरुआत में, या शुरुआती स्तर ना हो तो भी क्यों ना उन लोगों को वातावरण के हिसाब से ही कविताएं बनाई जाए और गजलें बनाई जाए। हाँ, बिल्कुल सर। हम्म,
जी तो सर जैसे कि आपने तो अपनी शुरुआत की और आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली, मगर ये जो साहित्य का जो सिलसिला शुरू हुआ आपका, ठीक है? आपने पाठ लिखना तो शुरू किया, मगर आप मंचों तक जुड़े कैसे? और कैसे-कैसे आप प्रस्तुति लगातार देते आए और जगह-जगह पे सम्मानित होते रहते हैं? तो इसके लिए हमारे जो युवा पीढ़ी अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी मंच पे अपनी प्रस्तुति नहीं दी, तो उनको कैसा आप संदेश देना चाहेंगे? कि वो कैसे किसी भी मंच से जुड़े इसके लिए? जी, मंच से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो मैम सभी जो पहले कोई मंच कर चुका है या यूट्यूब के माध्यम से देखा जाए कि मंच पे कैसे प्रस्तुति दी जाती है या मंच पे बिल्कुल, कैसे बोला जाता है। उससे क्या होगा कि जो अपने अंदर का जो डर है, जो झिझक है, वो कहीं हद तक निकल जाएगी। तो मंच पर प्रस्तुति देने से पहले जो पहले कोई मंच पर परफॉर्म कर चुका है अपने आसपास, उन लोगों से उसके बारे में जानकारी ले। अगर नहीं भी आसपास अगर नहीं भी हो तो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, वहाँ पे लोगों की वीडियो देखे कि किस प्रकार मंच पे परफॉर्मेंस की दी जाती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर अच्छी परफॉर्मेंस आप मंच पर दे सकते हो। बिल्कुल, तो सर ने आपको जगह भी बता दिया है, सोशल मीडिया सभी के पास अभी अवेलेबल जी, होता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और आप अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, इसका भी सर ने बताया है कि जो प्रस्तुति लगातार देते आए हैं, आप उन्हें देखें कि उनके बोलने की शैली क्या है, वो किस अंदाज में बोल रहे हैं, वो कैसे कविता लिख रहे हैं और लिख भी रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं। तो सर इसी बीच आप अपनी एक और रचना प्रस्तुत कर ले दें, ताकि हमारे दर्शक फिर से पुनः सुने क्योंकि आपकी रचनाएँ जो हैं वो बहुत ही भावपूर्ण हैं, उसमें एक प्यारा-सा संदेश है और बहुत ही सुंदर लग रहा जी, है हम सभी को सुन के आपकी रचनाएँ। जी, जी, मैम। तो मैं 1 मिनट मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। सर की अगर बात करूँ तो सर जी, स्वागत है सर आपका। जी मैम। जैसे मैम आपने पहले ज़िक्र किया था कि कोई अगर प्रेम के बारे में लिखना चाहे तो कैसे लिखे? तो मैं बिल माता-पिता और उनका तो ज़िक्र मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। तो मैं प्रेमिका का भी ज़िक्र करता हूँ पोएट्री के माध्यम से। कि सब जैसे कि सभी लिखते हैं अपनी प्रेमिका को, हालाँकि खत का चलन गया, लेकिन सभी लिखते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टा के माध्यम से मैसेज करते हैं, उसी को खत बोला जाता है। पहले उसको कागज़ के माध्यम से भेजते थे, बाकी अब इस सोशल मीडिया के माध्यम से भेजते हैं, तो सब अपनी प्रेमिकाओं के लिए खत लिखते हैं, तो मैंने भी अपनी प्रेमिका के खत लिखा था, तो मैं आपको कविता के माध्यम से सुनाना चाहूँगा कि जी सर। कि लिख रहा हूँ कागज़ पर खत, लिख रहा हूँ कागज़ पर खत, चाहे तुम उसकी नाव बनाना। कि लिख रहा हूँ कागज़ पर खत, चाहे तुम उसकी नाव बनाना, करना इश्क कबूल मेरा या फिर दरिया में बहाना। कि लिख रहा हूँ कागज़ पर खत, चाहे तुम उसकी नाव बनाना, करना इश्क कबूल मेरा या फिर दरिया में बहाना, और खत नहीं इसे दिल ही समझो। खत नहीं इसे दिल ही समझो, मर्ज़ी चाहे पास बिठाना, चूम लेना अधरों से इसको या बाहर की हवा खिलाना। चूम लेना अधरों से इसको या बाहर की हवा खिलाना, और स्थिर बनकर खड़ा रहूँगा। स्थिर बनकर खड़ा रहूँगा, चाहे अपना हाथ बढ़ाना। स्थिर बनकर खड़ा रहूँगा, चाहे अपना हाथ बढ़ाना, गले लगाना चंचलता से या फिर इसको आँख दिखाना। गले लगाना चंचलता से या फिर इसको आँख दिखाना, और दूर करना अपनी निगाहों से। दूर करना अपनी निगाहों से, चाहे इसको अपना बनाना। दूर करना अपनी निगाहों से, चाहे इसको अपना बनाना, मेहमान समझकर रख लेना या सबको अनजान बताना। मेहमान समझकर रख लेना या सबको अनजान बताना, और हाल जानना मेरे दिल का। हाल जानना मेरे दिल का, चाहे इसकी रद्दी बनाना। हाल जानना मेरे दिल का, चाहे इसकी रद्दी बनाना, लगन लगाओ मर्ज़ी तुम्हारी या फिर इसमें आग लगाना। जी, ये छोटी-सी प्रस्तुति मैंने प्रेम पत्र के माध्यम से आप लोगों के बीच रखी है। सुंदर रचनाएँ अभी तक हमने इतनी सारी रचनाएँ सुनी है मेरे और हमारे दर्शक
दोनों ही आपके फैन बन चुके हैं, बहुत ही आपकी लोकप्रियता बढ़ गई है सर, कितनी सुंदर। तो सर मैं इस बीच जानना चाहूँगी कि जैसे पता चला है कि आपकी एक खुद की आकृति है, तो सर आप अपनी एकल पोस्ट के बारे में बताएँ, क्योंकि इतनी प्यारी-प्यारी रचनाएँ हम सभी सुन के बहुत उत्सुकता और ज़्यादा हो गई हम सभी की। तो आपकी रचनाएँ और सुने। तो अगर आपकी कोई पुस्तक है तो दर्शक को बताएँ, ताकि वो आपकी पुस्तक खरीद सके और आपकी रचनाओं को पढ़। जैसा कि मैम ने पुस्तक आशियाना का जिक्र किया है, तो ये मेरी एकल काव्य संग्रह है, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है 149 में। तो इसमें बहुत सी अच्छी रचनाएं हैं। आप लोगों के बीच जो रचनाएं रखी है, ये मैंने अपनी बुक आशियाने से ही रखी है। तो अगर कोई खरीदना चाहता है या रचनाएं पढ़ना चाहता है, तो बुक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है मैम। बिल्कुल, तो देख रहे हैं खरीद सकते हैं और हमने इसका बताया। अनुभव रहा 9 सालों के तक। सर मैंने आपसे पूछा है, यह प्रश्न किया है कि आपने 9 सालों तक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन काव्य गोष्ठी में लगातार सम्मिलित रहे हैं, तो आपको आपका वहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन काव्य गोष्ठी में कैसा आपका अनुभव रहा? क्योंकि वहाँ तो आप अपने वरिष्ठ साहित्यकारों से भी मिलते होंगे, तो अपने छोटे साहित्यकारों से भी सम्मिलित होते होंगे। जी, जैसा कि अभी 2024 का साहित्यिक महोत्सव साहित्यिक आज तक पे मैं अभी इवेंट करके आया हूँ 21 जनवरी को। तो साहित्यिक साहित्यिक आज तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है नए युवा साहित्यकारों के लिए, जो एक अच्छा नवयुवकों को युवाओं को जो अच्छा प्लेटफॉर्म देता है ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो वहां जब मैं गया, तो वहां पे एक मुझसे भी कई उम्र दराज के लेखक कवि जिनसे मेरा परिचय हुआ, तो उनसे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला। उनमें 2 मिनट 2 मिनट। जी सर, बताइए। जी, तो मैम फिर से पूछिएगा, क्या क्वेश्चन था आपका? सर हमारा प्रश्न यह था कि जैसा जी कि आप ऑनलाइन, ऑफलाइन काफ़ी सारे मंचों पे काव्य पाठ करते रहते हैं, तो इस जी संदर्भ में आपका कैसा अनुभव रहा है हर जगह पर?
वो हमारे दर्शकों से साझा करें, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो युवा ही होंगे और वो जी। आपको देख के बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपको प्रेरणा मानने वाले हैं। इसलिए आप उनको बताएँ कि आपका कैसा अनुभव रहा? मैम जब नए-नए मंच जब जाते हैं तो नए-नए साहित्यकारों से परिचय होता है, मिलना होता है और उनकी रचनाएँ सुनने को मिलती है। तो सबकी रचनाएँ अलग-अलग होती है और अलग-अलग सीखने को मिलता है सबसे और ख़ासकर शब्द मिलते हैं उनसे नए-नए शब्द ढूँढ कहाँ से क जैसे मैं पहले भी बता चुका है कि पहले भी बता चुका हूँ कि कहाँ से शब्दों को निकाला जाए। तो शब्द बाहर से तो कोई शब्द आता नहीं है, सब आस-पास के माहौल, वातावरण से ही शब्दों को निकाला जाता है। तो वहाँ से जब अपन सुनने को मिलता है, तो सबसे पहले तो नए-नए शब्द मिलते हैं अपन को सुनने को। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन इवेंट सभी नए काव्य प्रेमियों को करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर ने ये बताया कि एक तो आप सभी को अगर किसी तरह का भी मंच मिल रहा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम से मिले, आप उस मंच से जुड़े। आप खुद का काव्य पाठ करेंगे तो आपको अपने अंदर की जो प्रतिभा है वो तो आप दर्शाएँगे ही, साथ ही जो अन्य आपके प्रतिभागी होंगे, जो आमंत्रित सर होंगे, उनको अगर आप सुनेंगे, तो एक जो आप सुनिएगा उनके शब्दों से बहुत ही प्रभाव पड़ेगा आपको। आपको सुनना और सुनाना दोनों का कार्य जी। करना है, तो इसके लिए आप अपना अंदर संकल्प बनाएँ और भाग लेते रहें। तो सर आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं, आपके इतने सारे व्यक्तित्व के बारे में हम सभी ने जाना, तो इसी प्रस्तुत करें क्योंकि आपकी रचनाएँ कितनी भी सुन ले, मन नहीं भर रहा है हमारे दर्शकों का, तो सभी की डिमांडेड है कि आप रचना सुनाएँ। तो सर आपका तो स्वागत है मंच पर। जैसे कि आपने इवेंट का जिक्र किया था अभी ऑफलाइन ऑनलाइन का जिक्र किया था तो मैंने अभी साहित्यिक आज तक पे प्रस्तुति दी थी उसके ये रचना थी कि खोल दो अपने अधरों को प्राण प्रिय ना मोन धरो। ये मगध लैंग्वेज में किसी को समझ आए और किसी को ना आए क्षमा चाहूंगा कि खोल दो अपने अधरों को प्राण प्रिय ना मोन धरो। खोल दो अपने अधरों को प्राण प्रिय ना मोन धरो क्या कारण है गुस्से का जे नाक पे गुस्सा कौन धरो। कि खोल दो अपने अधरों को प्राण प्रिय ना मोन धरो क्या कारण है गुस्से का जे नाक पे गुस्सा कौन धरो और फुलाकर मुंह बैठी हो। फुलाकर मुंह बैठी हो क्यों मुंह में कार्बन भरो। फुलाकर मुंह बैठी हो क्यों मुंह में कार्बन भरो एक छोटी सी इस्माइल को फेस पे अपने ऑन करो। एक छोटी सी इस्माइल को फेस पे अपने ऑन करो और दिलवा दूं तो पायल कंगन के दिलवा दूं तो पायल कंगन घर को मेरे लोन धरो। दिलवा दूं तो पायल कंगन घर को मेरे लोन धरो और जे धन भी कम पड़ जाए तो ले जा गोरी फोन धरो। जे धन भी कम पड़ अरे जाए बहुत तो ले जा गोरी फोन धरो। बहुत सुंदर तो सर, बहुत सुंदर। हम्म, तो जब अपन प्रेमिका के कोई भी प्रेमी प्रेमिका की तारीफ करता है तो प्रेमिका मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो तो प्रेमिका बोलती है कि बस तुम अपने अपने अपनी अपनी सुनाते हो मेरा तो सुनते ही नहीं हूँ। तो उनके लिए है कि दिल के दर्द को जान चुका हूँ। प्रेमिका के लिए है जब प्रेमिका बोलती है नहीं नहीं तुम्हें तो बस अपना ही अपना है और मेरा मेरा कुछ ध्यान नहीं रखना मेरा कुछ नहीं करना। तो उसके उनके लिए कि दिल के दर्द को जान चुका हूँ खामोशी पहचान चुका हूँ। कि दिल के दर्द को जान चुका हूँ खामोशी पहचान चुका हूँ और धीमे धीमे जो बिखरे आंसू आंख से अपनी उपान चुका हूँ। कि दिल के दर्द को जान चुका हूँ खामोशी पहचान चुका हूँ धीमे धीमे जो बिखरे आंसू आंख से अपनी उपान चुका हूँ और जर्रा जर्रा दुख मिटाकर खुशियां दूंगा ठान चुका हूँ। जर्रा जर्रा दुख मिटाकर खुशियां दूंगा ठान चुका हूँ और इर्द गिर्द की ना चिंता करियो। इर्द गिर्द की ना चिंता करियो गठरी इश्क की बांध चुका हूँ खामोशी पहचान चुका हूँ। माना तुम ये मानोगी ना कि माना तुम ये मानोगी ना तुमको अपना मान चुका हूँ। माना तुम ये मानोगी ना तुमको अपना मान चुका हूँ दिल के दर्द को जान चुका हूँ खामोशी पहचान चुका हूँ। और खुद के दर्द को सब सुनाए कि खुद के दर्द को सब सुनाए दूजे का दर्द न जाने कोई और दिल पर जिसके मार पड़ी हो खामोशी पहचाने कोई। दिल पर जिसके मार पड़ी हो खामोशी पहचाने।
वाह सर! बहुत ही बेहतरीन आपने एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों के शब्दों को पिरोते हुए आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की है सर। तो जी, आपकी रचनाएँ जो हैं वो एक से बढ़कर एक है, हर एक रचनाओं में भाव भी है, संदेश भी है। तो सर आप देख जी, सकते होंगे कि सर ने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए साहित्य के प्रति कितना इनका प्रेरणा है और ये हमेशा योगदान देते रहते हैं अपनी प्रस्तुति के माध्यम से। तो सर बहुत ही बेहतरीन आपने प्रस्तुति दी। जी मैम। तो ये बहुत सुंदर लगा और अंत में सर आज के जो आपने इतना प्यारे-प्यारे शब्द बताए हैं, इतने प्यारे सारे तरीके बताए हैं नए युवा साहित्यकार, तो अंत में आप हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश जी मैम, मैं युवाओं को कविता के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। जी सर, स्वागत है। जी, कविता के माध्यम से मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में या कहीं सोशल मीडिया पर अभी पेड़ों की कटाई के बारे में सुना होगा। जी। जी, तो मैं उन लोगों को संदेश देना चाहूँगा एमएस केसरी पब्लिकेशन के माध्यम से कि काट रहे हो जंगल को, काट रहे हो जंगल को जीवन की आशा करते हो, काट रहे हो जंगल को जीवन की आशा करते हो, अरे सांस-सांस को तरस जाओगे और मृत्यु वैसे डरते हो। काट रहे हो जंगल को जीवन की आशा करते हो, सांस-सांस को तरस जाओगे और मृत्यु वैसे डरते हो। जिसने बोया बड़ा किया और पाला है इन पेड़ों को, जिसने बोया बड़ा किया और पाला है इन पेड़ों को, अंत काल तक साथ दिया है बच्चे और अधेड़ों को, अंत काल तक साथ दिया है बच्चे और अधेड़ों का। और मान सको तो मान लो मेरी, मान सको तो मान लो मेरी इन दो बातों को, दर्द न देना पेड़ों को और काट न देना सांकों को। मान सको तो मान लो मेरी इन दो बातों वाह! को, दर्द न देना पेड़ों को और काट न देना सांकों को। और माँ बहनों तुम याद दिला दो कि माँ बहनों तुम याद दिला दो अपने अपने प्रिय वर को, पेड़ों पर जो धार चली तो कड़ी लगा दो हर वीर को। इसी के साथ यही अलविदा, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। एक बार फिर से सभी को नमस्कार, जय हिंद। जित इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखे और साहित्य के प्रति वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको किस तरह से अपनी रचनाएँ लिखनी हैं, वो कैसे अपने व्यक्तित्व की और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे वो कार्य कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आपने बहुत ही प्यारे-प्यारे संदेश हमारे दर्शकों को दिया है और हमारे दर्शक भी आपकी रचनाओं को सुन के, आपके व्यक्तित्व को जानकर बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो रहे होंगे और आपको दिल से बहुत सारी दुआएँ देते होंगे क्योंकि आप एक लड़के होने के साथ-साथ एक साहित्यकार, एक युवा साहित्यकार, एक घर के बेटे हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आप साहित्य के प्रति इतना प्रेरणा रखते हैं और लगातार योगदान देते हैं, इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद और आप ज़िंदगी में इसी तरह लगातार आगे बढ़ते रहें, यही हमारी और हमारे दर्शकों की आपकी दुआ होगी आपके लिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर अगले सेशन में जिसमें एक नए साहित्यकार आएँगे, उनके व्यक्तित्व को हम लोग जानेंगे और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेके अपने जीवन में सुधार करेंगे और साहित्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य करेंगे। तब तक आप सभी अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें क्योंकि आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से ये यह एमएस केसरी पब्लिकेशन का कारभार चलता रहता है। तो आप सभी अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर अगले एक नए सेशन में नए साहित्य
के साथ। आप सभी को दिल से धन्यवाद।